हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के सामने में गोधली भाग 2 जो क्लास 10 का हिंदी है, ये सही बुक आप लोगों के क्लास में अभी पढ़ाया जा रहा है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो जल्द से जल्द बुक की व्यवस्था कर ले, क्योंकि इसमें जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे जिसमें भीमराव अम्बेडकर का था जाति प्रथा, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही मेमोरेबल चैप्टर कह सकते हैं, मोरल वैल्यूज़ के लिए भी था वो। तो उस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा, उसका जो भी क्वेश्चन आंसर था, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव था और जो भी उसका सारांश था मैं लिखवा दिया है। और मैंने कहानी में सबको इन्वॉल्व भी किया था, क्लास में भी चला है, ऑनलाइन भी चला है, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह चला हो। क्लास में जो भी बच्चे प्रेजेंट नहीं थे वो चैनल को विजिट करेंगे और वहाँ पे उस वीडियोज़ को देख लेंगे। तो इसी कड़ी में मैं चैप्टर नंबर जो 2 है, 20 के दांत, लोग जो देख रहे हैं ये पार्ट 2 है, हिंदी 100 मार्क्स का। और 20 के दांत जिन्हों को नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है, इसका स्टोरी आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका समरी जानेंगे, सारांश जानेंगे। और इसके पहले 1 चैप्टर हो चुका है। इसी तरह से 10th क्लास के हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं मैं उसका वीडियोज बारी बारी से करा दूंगा। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियोज को शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्टोरी जो है, कहानी जो है, वो नलिन विलोचन शर्मा ने 20 के दांत को नाम 20 का दांत क्यों रखा है। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं। लेखक के बारे में जानना मैंने इंग्लिश के समय ही बताया था और हिंदी के समय भी लेखक के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे नलिन विलोचन शर्मा के बारे में हम सभी जान रहे हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916, ये भी याद रखेंगे, 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ था। कहाँ पे? बदरघाट, बदरघाट जो पटना में स्थित है। ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे, ठीक है। यानी कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में हुआ था। ये दर्शन शास्त्र के और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और रामावतार शर्मा, इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं पंडित रामावतार शर्मा इनके पिताजी थे। और पंडित रामावतार शर्मा के ये सबसे बड़े पुत्र थे नलिन विलोचन शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा था, ये भी रत्नावती शर्मा ये माता का नाम था। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अगर देखा जाए तो 20 के दांत किसने लिखा है? तो नलिन विलोचन शर्मा ने। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916। इनका जन्म किस जगह हुआ था? तो बदरघाट पटना में। और इनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा, इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा। यानी कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से व्यू से ये भी एक बहुत अच्छा हो गया, आप सभी इसको नोट कर लेंगे। और इन्होंने स्कूली पढ़ाई अपना कॉलेजिएट स्कूल से और पटना विश्वविद्यालय से किया। संस्कृत में इन्होंने एमए किया। उसके बाद रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मरने से पहले 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। इन्होंने अपने कविता में बहुत सारे प्रवर्तक को, नई शैली को, आलोचकों को दिखाया है कि एक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कविता का या कहानी का, जिसमें इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लिखा है, जिसमें साहित्य का दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र का जो साहित्य और आलोचना है उसमें इन्होंने अपनी प्रकाश को बिखेरा है। फिर आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और इनकी कहानियों से शुरू हुआ है। इनके अपने पुराने शब्द जो भी हैं, मानो कि ऐसे नया जीवन दिया है, इस तरह का इन्होंने अपनी लेखनी को रखा है। और आधुनिक साहित्य में, यानी मॉडर्न लिटरेचर कह सकते हैं, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है, सम्मानित भी हुए हैं। और यह कहानी जो है 20 का दांत, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी अन्य कहानी नामक संग्रह से ली गई है। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां इनका एक पुस्तक है, किताब है, उसी से 20 का दांत ये कहानी लिया गया है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है, यानी मिडिल क्लास फैमिली और एक ये कह सकते हैं कि एक रिचेस्ट और धनी फैमिली, उसके बीच की एक कहानी होती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, कहानी में सामाजिक सोशलिस्टिक चीज़ों को भी दर्शाया गया है।
इसकी प्रेरणाएं, महत्वाकांक्षाएं, लिंग विभेद, बच्चे और बच्चियों में या लड़के और लड़कियों में भेदभाव जो होता है, उन सभी चीज़ों को सामाजिक कठपुतलियों की तरह जो देखा जाता है, उन पे भी प्रकाश डाला गया है। और इसमें बहुत सारे बंदिश हैं। बंदिश मतलब बहुत सारा रुकाव, बहुत सारा प्रोहिबिटेशन है, निषेध है, जिसको ये बताया गया है कि समाज में ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। लड़कियां ये सभी चीज़ें कर सकती हैं, तो लड़के ये सभी चीज़ कर सकते हैं। लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी है, लड़कों पे नहीं है। सारी चीज़ों को दिखाया गया है। और उसके बाद आक्रामक स्वार्थ की छाया में प्यार, दुलार, भावना को दिखाया गया है। और कुछ ज़्यादा दुलार प्यार करने के बाद जो कुपरिणाम होते हैं बच्चों पे, उसके भी भाव भंगिनी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है और महत्वपूर्ण वानगी पेश किया गया इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। ये तो था नलिनी बिभूषण शर्मा का राइटर डिटेल्स, एक कवि का डिटेल्स हो गया। अब हम 20 के दांत जैसे कहानी को पढ़ते हैं कि इसमें मेन कैरेक्टर क्या है और कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। हम कह सकते हैं कि 20 का दांत जो कहानी है, ये एक सामाजिक भेदभाव को परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए, जो लिंग भेदभाव होता है समाज में, उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है खोखा, जो जिस पे बहुत ज़्यादा दुलार प्यार हुआ है, उसको दिखाने के लिए किया गया। और इस पे हम क्या समझते हैं और 20 का दांत क्यों कहा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कैरेक्टर जो इसमें है खोखा और खोखी, जो मतलब कि बच्चे और बच्ची हैं। लड़के का नाम है खोखा और सेन साहब और मेम साहब दो कैरेक्टर ये हैं। यानी कि खोखा जो होता है, वही उसका नाम, दूसरा नाम कासू होता है। खोखा मतलब कासू, ये एक लड़का का नाम है। और उसके पिताजी का नाम सेन साहब है और उसकी मम्मी का नाम मैम साहब, यानी कि सेन साहब की पत्नी। तो ये मेन कैरेक्टर है। इसमें क्या होता है कि सेन साहब जो होते हैं, जिसको 5 लड़की होती है, 5 लड़की और एक लड़का। एक लड़का का नाम होता है खोखा, जिसको प्यार से लोग कासू बुलाते हैं। और जो 5 लड़की होती है सेन साहब को, उसका नाम होता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये इनकी 5 बेटियां होती है। और जो ये लड़का होता है 5 ईयर का होता है खोखा, जिसका नाम मतलब खोखा होता है, बट उसको कासू कह के ही बुलाते हैं ये। अब इसमें नलिनी बिभूषण शर्मा ने बताया कि लड़कियां जो होती है कठपुतली होती है। कठपुतली कहने का मतलब क्या है कि हम अपने इशारे पे किसी को नचाएं, हम जो कहें वो वही करें। तो ऐसा ही अक्सर अमूमन लड़कियों के साथ हो जाता है कि लड़कियों को कठपुतली कह दिया जाता है। और कठपुतली कहने का सेंस क्या है कि लड़कियां बंदिशों में रहती हैं, घरों में रहती हैं, और जितना कहा जाए उतने दायरे में वो सीमित रहती हैं। इसलिए लड़की को कठपुतली कहा गया, क्योंकि उनको दौड़ना, खेलना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना, गाना गाना, उछलना, ये सब पे बंदिश लगाया गया रहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जबकि इसका उल्टा होता है लड़कों के साथ। लड़के ये सारे चीज करते हैं, वो कहीं से भी खेल के आएंगे, दौड़ के आएंगे, कूदते हुए आएंगे। किसी तरह का बंदिश और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन लड़कियों पे तो रहता है। तो इस चीज को भी इसमें दिखाया गया है। हंसना, मुस्कुराना, ये बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए। लड़के तो एकदम ठहाके लगा के हंसते मुस्कुराते हैं, उसका कोई रोकथाम नहीं होता है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है, फैमिली वाले भी नहीं करते हैं। बट लड़की जरा सी मुस्कुरा दे तो उसके बहुत सारे कारण निकल आते हैं कि लड़की मुस्कुराई क्यों है, हंसी क्यों है, यानी कि हंसने पे भी पाबंद होता है। बहुत मुश्किल परिस्थिति में लड़कियां खुल के हंस पाती है। ऐसा नलिनी बिभूषण शर्मा ने इस कहानी में पिरोया है। और यहीं पे थोड़ी सी प्रकृति की, या थोड़ी सी कह सकते हैं कि जो सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव जो है, उसका छटा देखने को, निखरने को सामने आना शुरू हो जाता है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि उस गांव के, जिस गांव में ये लोग रहते हैं, सेन साहब, मेम साहब, उस गांव के बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो गरीब परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं, वो हमेशा अपने लड़की का एग्जाम्पल सेन साहब की 5 लड़की को जोड़ के देते हैं और कहते हैं कि देखो वो सेन साहब की 5 लड़की कितनी इज्जतदार हैं, कितनी बारीकी से घर पे रहती हैं, कितना उन लोगों में डिसिप्लिन है, आदर है, स्नेह है, इन सब जैसा बनो। अपने लड़की को लोग जब डांटते थे उस मोहल्ले में, तो सेन साहब की 5 लड़कियों का एग्जाम्पल देते थे कि उनकी लड़की जैसा बनो, घर में रहना है, कहीं नहीं निकलना है, इज्जत बरकरार रखनी है और अपने अंदर डिसिप्लिन रखना है, इन सभी चीज़ों को बताते थे। और खोखा जो था लड़का, कासू, सेन साहब का, उस लड़का पे तो कोई नियम ही लागू नहीं होता था। मानो कि वो नियम का छूटा हो, सभी नियम का छूटता उस पे, सब कुछ अलग ही था। खोखा जाता, खेलता, दौड़ के आता, कितना देर तक घरों से घंटों गायब रहता, कोई पूछताछ नहीं होता। तो ऐसे में हम देख पाते थे कि सेन साहब की तरफ से 5 लड़कियों पे बहुत सारे बंदी से लगाई रखी थी, और अपने खोखा को, यानी अपने कासू बेटे को, एकदम से फ्रीली छोड़ा था, जो कहीं ना कहीं लिंग भेदभाव का एक परिचय भी है। कहानी का दूसरा हम पैराग्राफ समझते हैं। तो नलिनी बिभूषण शर्मा ने ये बताया है कि जो
20 के दांत में जो मेन कैरेक्टर है सेन साहब का जो लड़का था खोखा, महज 5-6 साल का था, लेकिन ये जो थे सेन साहब उसको पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उसका इंटरेस्ट ऐसा कुछ लगता नहीं था। बहुत ज़्यादा दुलार प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा दुलार लाड प्यार की वजह से वो थोड़ा सा बिगड़ैल भी था। किसी से झगड़ा करना, झपट्टे मारना, नाखून हलाना, जानवर जैसे प्रवृत्ति कर देना, ये सारी चीज़ें करता था। और बदले में सेन साहब थे अपने बेटे को न डांटते हुए सामने वाले को डांटते थे। धनी मनी लोग थे ये, गाड़ियाँ, बैल, दरवाजे पे सब कुछ, सब अनाज भरे हुए थे, खेत बाड़ी ज़मीन सब कुछ था। तो इस तरह से खोखा को ये ज़बरदस्ती बनाना चाहते थे इंजीनियर, उसका कोई इंटरेस्ट लगता नहीं था। बचपन की बहुत सारी गाड़ियाँ, खिलौने लाते थे। अगर कोई दूसरा कोई इसको छू भी दे तो कासू के लिए एक दूसरा चीज़ खड़ा हो जाता था, गुस्से में लाल हो जाता था। और ये खबर और उनके पिताजी सेन साहब को चलती थी। सेन साहब बिगड़ जाते थे, गाली गलौज और मारपीट पे उतर जाते थे। लेकिन इनका यही अपना बच्चा इतना दुलार प्यार में, लाड में इतना ज़्यादा विभोर था कि ये किसी खिलौना को, घर के महंगे चीज़ को तोड़ दे, फोड़ दे, तो इनके पिताजी जो सेन साहब थे कुछ नहीं कहते थे। अगर वहीं लड़कियां कुछ कर दें तो लड़कियों को डांट पड़ती थी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दुलार प्यार में, लाड में था। और वो सोच लिए थे कि मैं इनको इंजीनियर बनाऊंगा। फिर कहानी ऐसे ही घूमती रहती है। बच्चों का कहानी, बच्चे बीच में आते हैं, खेलते हैं, जाते आते हैं, सब होते रहता है। बहुत सारे एक बार फ्रेंड आते हैं, सेन साहब के कुछ फ्रेंड आते हैं, दोस्त आते हैं और बैठते हैं उनके बंगले में। चर्चा होती है कि मैं तो अपने बेटे को ये बना रहा हूँ, मैं तो अपने बेटे को ये बनाऊंगा पढ़ा लिखा के। तो इसी में सेन साहब कहते हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाने वाला हूँ पढ़ा लिखा के। और देखिए वो बरामदे में खेल रहा है, बहुत बड़े बड़े गाड़ियों से, खिलौनों से तोड़ता है, फोड़ता है, जोड़ता है, तो इंजीनियर का लक्षण दिखता है। ऐसा इनका मानना था सेन साहब का। दोस्तों ने भी इस बात को सुना, दोस्तों ने बताया कि ठीक है, हम लोग भी अपने बेटे को, किसी ने बताया डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी ने बताया एक्टर बनाना चाहते हैं, इन्होंने बताया इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये सभी हो गया। फिर कहानी मोड़ अपना लेती है। फिर अगले दिन कोई पत्रकार आते हैं उनके दरवाजे पे। पत्रकार साहब पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। सेन साहब अपने बेटे से परिचित करवाते हैं और सेन साहब बोलते हैं कि हमारा बेटा जो है इंजीनियर बनेगा, पढ़ लिख के इसको इंजीनियर बनाना है, पढ़ा लिखा के इसको इंजीनियर बनाना है। आपका बेटा क्या बनेगा? पत्रकार साहब बोलते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। मतलब सबकी अपनी अपनी राय होती है। जो भी आता है, जो भी मिलता है, इनके दोस्त होते हैं, धनी मनी फैमिली होते हैं, जो भी आते हैं दरवाजे पे, जो भी बैठते हैं, बंगले में जो भी बैठते हैं, सबसे एक ही कहानी कि मेरा बेटा जो कासू है, यानी खोखा, वो उसको इंजीनियर बनाना है। अब उसमें बहुत सारे जेंटलमैन लोगों का आना जाना लगा होता है, धनी मनी फैमिली का होता है, रिच फैमिली से होते हैं सेन साहब। सभी लोगों का आना जाना, बैठना उठना, सभी उनके बेटे जो होते हैं कासू, उसको सबकी पहचान जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक ड्राइवर था, अब ड्राइवर रखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें एक मदन नाम का था वो, जिसने गाड़ी को टच कर दिया था। अब बात ये थी कि सेन साहब का एक ड्राइवर था, उसी ड्राइवर का लड़का था जिसने सेन साहब की गाड़ी को एक बार टच कर दिया था। अब उस गाड़ी को छू देने के लिए भर के लिए झगड़ा हो गया। सेन साहब के घर से झगड़ा हो गया और जो सेन साहब अपने ड्राइवर रखे थे उसके घर से झगड़ा हो गया। झगड़ा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन किसी तरह से भी उसके ड्राइवर ने ही, सेन साहब के ड्राइवर ने ही अपने तरफ से माफ़ी मांगी और झगड़ा को किसी तरह रफा दफा किया। घर आने के बाद अपने बेटे को समझाया कि कासू के साथ या खोखा के साथ न खेला करो, और खेलो भी तो बारीकी से ध्यान दो कि उसको कुछ हो ना पाए। उसके जो सेन साहब है उनको बहुत ज़्यादा दुलार प्यार करते हैं, पलकों पे बिठा के रखे हैं, तो ऐसे में वो झगड़ा करते हैं, किसी से भी करते हैं। और तुमने तो उनकी कल गाड़ी छू दी थी जिसकी वजह से झगड़ा हो गया था, तो झगड़ा नहीं करना है। अब क्या है कि खोखा जो होता है, सेन साहब का जो लड़का होता है, अगले दिन क्या होता है, अपना खेल रहा होता है रोज की तरह। अब वो गाड़ी के पास जाता है तो गाड़ी का वो ऐसा कुछ खेल रहा होता है जिससे गाड़ी का कुछ टूट जाता है। गाड़ी का टूटता है तो वो देखता है, तो उस पर उसके फादर देख रहे होते हैं, तो उसके फादर उस पर नहीं बिगड़ते हैं। बोला कि अरे तोड़ा है तो क्या हो गया, बेटा तो इंजीनियर बनने वाला है, तोड़ा है तो ये जोड़ देगा, ऐसे ऐसे तो कितनी गाड़ियाँ इस पर कुर्बान है। यानी कि बेटा कुछ कर रहा है तो उस पर कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है। और वहीं देखने के बाद लोगों से ये प्रचार करते फिर रहे सेन साहब कि देखो मेरे बेटे ने गाड़ी तोड़ा है, पता है इसका लक्षण क्या है, इंजीनियर बनने का। क्योंकि इंजीनियर क्या करते हैं, गाड़ी को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, जोड़ते हैं, टूटी फूटी चीज़ों को बनाते हैं। तो मेरे बेटे में भी इंजीनियर का लक्षण दिख रहा है, क्योंकि इसने गाड़ी को तोड़ा है, गाड़ी पे स्केच लगाई है, अब इसको ये सही करेगा और सही करने का विधि और टेक्निक सीखेगा, इसलिए मैं इसको इंजीनियर मानता हूँ। बचपन से तो शरारती है। फिर क्या होता है, दोस्तों में बातचीत करना, सेन साहब का मिलना, गांव मोहल्ले के लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ चल रही होती है कहानी के आसपास। ये सभी चीज़ घूम रहा होता है। जो ड्राइवर होता है सेन साहब का, जिसका नाम गिरधारी होता है, और उस गिरधारी का बेटा का नाम मदन होता है, उसी मदन से
सेन साहब के बेटे कासू से नहीं पटती है, थोड़ा भी नहीं बनती है। यानी कि जो सेन साहब के बेटा होता है खोखा कासू, उसको सेन साहब के ही ड्राइवर के बेटे से मदन से थोड़ा भी नहीं बनता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मदन और कासू में थोड़ा भी नहीं बनता है। मदन के पिता का नाम गिरधारी होता है, जो ड्राइवर होते हैं किसके यहाँ, सेन साहब के यहाँ, और सेन साहब का बेटा और उस गिरधारी के बेटा यानी ड्राइवर के बेटा, दोनों में थोड़ा भी नहीं बनता है। बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाता है। एक बार क्या होता है कि बहुत सारे घर जाने के रास्ते में गिरधारी जो होता है वो चिल्लाता हुआ रहता है और चिल्लाता चीखता होता है, बेटे को पीटता है। अगले दिन खोखा जो होता है कुछ खेलने गया होता है और मदन गुस्से में उस पर वार कर देता है। अब क्या होता है कि एक दो बार शिकायत जो मिल गया होता है सेन साहब के द्वारा कि देखो गिरधारी तुम मेरा ड्राइवर हो, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है मदन वो हमारे बेटे के साथ हमेशा मारपीट कर रहा है, अब की बार ऐसा किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, इतने तक का धमकी मिल गया होता है। अब बेचारे जो गिरधारी होते हैं ड्राइवर, वो घर पे आते हैं तो अपने बेटे मदन को समझाते हैं, बोलते हैं अरे वो बड़े लोग हैं, उनके पास तुम क्यों जाते हो खेलने के लिए, तुम अपने यहाँ दरवाजे पे खेलो ना। और अगर तुम जाते हो खेलने तो मदन तुम ऐसा करना कि खोखा को मतलब कासू को तुम टच मत करना, और नहीं उसके किसी सामान को, नहीं उसके किसी गाड़ी को। पता है उसके फादर जो है सेन साहब बहुत बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा बात समझाया गया मदन को, मदन समझ भी गया, लेकिन क्या करे वो अपना अलग खेलता था। लेकिन किसी दिन किसी खेल के दौरान में दोनों मिल गए आमने सामने। अब जो क्या हुआ, उस समय किसी बात पे लेके बहस छिड़ गई दोनों के बीच में। अब मदन से रहा नहीं गया, मदन ने उसे गाल पे घूसा मारा और दोनों गाल उसके फुला दिए। बहुत जोर का फाइटिंग किया मदन ने, ये सोचते हुए कि चलो अब जो होगा जो देखेंगे, बहुत दिन से इसका शहर है, ये कुछ भी कर देता है, अपने मम्मी पापा का दुलारा है कासू खोखा, तो कुछ भी कर देगा, मैं भी अपने मम्मी पापा का दुलारा हूँ। ये आवेश में आके उसने मार दिया और ये बात अच्छा न लगा। अब ये बात वहां तक फैल गई, सभी लोगों ने देख लिया, सभी लड़कों ने देख लिया और दौड़े 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 सेन साहब के घर पे गए और जाके कह रहे हैं कि सेन साहब आपके बेटे को आपके ड्राइवर के बेटे ने बहुत जोर का मारा है, आपका बेटा वहां पे गिर पड़ा है। बहुत सारी परेशानियां, और जो लोग थे बात बताने वाले वो इस तरीके से बात बताए कि उनको थोड़ा सा और आग में बुला हो गए, वो दौड़ना शुरू किए, देखना शुरू किए, और इधर ये आ गया। इधर मदन जो था गिरधारी का बेटा, उसको थप्पड़ मार के और अपने घर पहुंच चुका था। और उधर जो थे जो कासू जा रहा था अपने घर, तो उसके सेन साहब जो थे फादर उससे बिगड़े हुए थे एकदम, और सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा और ये क्यों मारा है, मैं इसके फादर से बात करूंगा। और इधर इधर फादर जाते हैं घर पे, जो ड्राइवर थे गिरधारी, तो उसी गुस्से में सेन साहब उसको नौकरी से निकाल देते हैं। सेन साहब कहते हैं तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे पे गुस्सा लगाया है, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता, तुम अपने घर जाओ, तुम लोग बहुत मन के बड़े हुए, गरीब हो, लाचार हो, जो भी चाहते हो जो कर देते हो, ये करते हुए बहुत सारा भला बुरा कह के गाली गलौज दे के उसको अपनी नौकरी से हटा देते हैं। ड्राइविंग की नौकरी से हटाने के बाद कहते हैं तुम अपने घर को जाओ। बहुत उदास हो जाता है गिरधारी और सोचता है कि ये भी एक नौकरी थी, थोड़ा सा सहारा था फैमिली का, अब यहाँ से भी हमको हटा दिया गया है। वो उदास होकर घर आते हैं, सोचते हैं कि चलता हूँ घर, क्या करूँगा, नौकरी से निकाल दिया तो। अब नौकरी से निकाले जाने के बाद इधर आते हैं और इधर घर वाले को यानी गिरधारी की पत्नी को और उनके बेटे मदन को पता नहीं होता है कि मुझे नौकरी से निकाला गया है। अब वो जब घर आते हैं तो पहली बार, हर बार वो अपने बेटे मदन को पीटते थे जो ड्राइवर थे गिरधारी, लेकिन पहली बार वो आते हैं और अपने दोनों बाहों को फैलाते हैं और अपने मदन बेटे को अपने गोद में बुलाते हैं कि आ जाओ, और गले से लगाते हैं। मानो कि एक बाप बेटे का प्यार इतना ज्यादा फूट पड़ा है कि जैसा कभी नहीं हुआ। गिरधारी जो था कभी भी अपने बेटे को गले नहीं लगाता, हमेशा डांटता था, मारता था, दूसरे की गलती होती थी फिर भी इसको ही मारता था। गरीब था, लाचार था, किसी के यहाँ जॉब करता था, लेकिन जॉब से अब निकाला गया था, ड्राइवर की नौकरी से निकाला गया था, इसलिए अब क्या किया कि बेटे को गले लगाता है। और उसका बेटा भी सरप्राइज होता है मदन की, पापा आज तो आपने आज तक प्यार से बात नहीं की, लेकिन आज तो आपने गले ले लगा लिया, और आंखों में आंसू भर आया। उसका पिता रोने लगा और पूछा मदन ने कि पापा ये आपके आंखों में आंसू क्यों है। तो उसने बताया कि आज बेटा जो तुमने काम किया ना, इससे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं तो तुम्हें बताऊंगा नहीं, लेकिन जो तुमने किया है कासू के साथ, यानी सेन साहब के बेटे के साथ, खोखा के साथ जो तुमने किया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। तुम्हें दो चार घुस्से और लगाने चाहिए था। और पहली बार गिरधारी खुश होता है अपने बेटे से और मदन को कहता है कि सुनो, मुझे नौकरी से निकाल दी गई है, जहाँ पे मदन की माँ भी रहती है, सुनती है। यानी कि गिरधारी जो होता है अपनी पत्नी से कहता है मुझे नौकरी से निकाल दी गई है, और ये धनी लोग, अमीर लोग, मन के बहुत बड़े लोग थे जो बार बार हमारे बेटे को टच करते थे, परेशान करते थे, आज हमारे बेटे ने मुंह तो जवाब दिया है और उसके दांत जो है ना, मार के गाल तो फुलेंगे, दांत जो उसके निकाल दिए, और वो दांत निकला है तभी इसका विष का दांत हुआ है। विष मतलब होता है जहर, यानी कि वो जो धनी मनी लोगों के, अमीर लोगों के जो जहरीले दांत थे, जो हमेशा किसी पे भी अटैक कर देते थे, किसी को भी क्रोच कर देते थे, निकेल कर देते थे,
और परेशान कर देते थे। आज मेरे बेटे ने, मुझे गर्व हो रहा है कि गिरधारी का बेटा मदन है और हम लोग गरीब हैं, तो क्या हुआ, उसके 20 के दांत यानी उसके जहरीले दांत हमारे बेटे ने 2 फाइट में निकाल दिया है, यानी कि उसके 20 के दांत को निकाल दिया है, उसके गाल को फुला दिया है। और इससे मैं बहुत आज खुश हूँ कि उसको एक करारा जवाब और करारा तमाचा मिला है, जिससे उसको समझ में आनी चाहिए कि सबके पास अपना हक और अधिकार होता है। आप किसी का अधिकार पे बहुत ज़्यादा अटैक करके वर्चस्व नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए सबके अपने जीने का अधिकार होता है, सामाजिक अधिकार होता है। सामाजिक भेदभाव नहीं होनी चाहिए, समाज में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, आदर, भावना, प्रेम, स्नेह होना चाहिए और सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। यही कहानी था इसमें कि नलिनी बिजय शर्मा ने सारे कैरेक्टर को बताया और सारे कैरेक्टर को बताते हुए, सारे चरित्र को बताते हुए उन्होंने बताया है कि इसी कारण से एक धनी आदमी पे गरीब की जीत हुई है, इसलिए इस चैप्टर का नाम 20 का दांत रखा गया है। और इस कहानी को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड था, आप सुने होंगे। इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सभी करा दिए जाएंगे। आप कहानी को सुने तो कहानी को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कहानी नंबर 1 जो श्रम विभाजन जाति प्रथा, आप कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, और दूसरा 20 के दांत नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा। दोनों कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही सीख देने वाली है। समाज में ऊंच नीच गरीबी ये सभी नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए। मिलते हैं तीसरे चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।